हाँ जी भी डियर स्टूडेंट तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत है। अज तुहाडे नाल असी एक टॉपिक डिस्कस करांगे जो +2 मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है स्टूडेंट्स डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। इस लैक्चर दे विच स्टूडेंट्स तुहानू डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग डिस्कस करांगे, डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेस डिस्कस करांगे, उसके कॉन्सीक्वेंसिस डिस्कस करांगे और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम नू किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह इसनू करैक्ट किया जा सकता है, उसके मॉनिटरी एंड फिजिकल मेजर्स तुहाडे नाल डिस्कस होणगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट तुहाडे नाल डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो स्टूडेंट डेफिशिएंट डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेफिशिएंट डिमांड एक सिचुएशन है जिथे तुहाडी एग्रीगेट डिमांड जिहड़ी है वो एग्रीगेट सप्लाई तो घट होएगी, बट जिहड़ा असीं ये एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई का कंपैरिजन कर रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल इंप्लॉयमेंट करना हैगा। यानी कि तुहाडा जिहड़ा रेफरेंस पॉइंट होगा, जिस पॉइंट तो तुसी चेक करोगे कि एग्रीगेट डिमांड घट है या ज़्यादा है, वो फुल इंप्लॉयमेंट होएगा। तुसी फुल इंप्लॉयमेंट लैवल ऑफ इनकम या फुल इंप्लॉयमेंट लैवल ऑफ आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये देखते हो कि फुल इंप्लॉयमेंट लैवल ऑफ इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग तुहाडी एग्रीगेट डिमांड लैस देन है एग्रीगेट सप्लाई तो, देन उस सिचुएशन में तुसी बोलना हैगा डेफिशिएंट डिमांड। तो इसकी डायग्राम के ऊपर मैं प्रेजेंटेशन तुहानू करके दिखाना है। तो इस साइड स्टूडेंट तुसी लिखोगे इनकम ते आउटपुट, मतलब एक्स एक्सिस ते इनकम ते आउटपुट आएगा और इस साइड आएगा कंजम्पशन ते इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट जिहड़ी तुहाडी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो 45 डिग्री के एंगल तो पास करेगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम ते जाके वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी। जिथे तुहाडी एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होएगी उस वर्टिकल पोर्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इकोनॉमी फुल इंप्लॉयमेंट होंदी है। मीनस जिन्नी देर तक इकोनॉमी दे विच फुल इंप्लॉयमेंट नहीं होंदी उन्नी देर तक तुसी एग्रीगेट सप्लाई नू इनक्रीज कर सकते हो, तुहाडी जिहड़ी आउटपुट आ वो इनक्रीज कर सकती है। बट जदों इकोनॉमी फुल इंप्लॉयमेंट लैवल नू अटेन कर लैंदी है तो उस तो बाद एग्रीगेट सप्लाई इनक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है जी, इस करके असीं उसनू वर्टिकल ड्रॉ कीता हैगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियल आउटपुट की आप इत्थे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स तुहानू डेफिशिएंट डिमांड नू समझाउण दे लई सब तो पहला आपां फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जिहड़ा हैगा वो ड्रॉ करांगे और उहदे लई असीं एडी कर्व ड्रॉ करांगे। तो आ साडी एडी कर्व आ। ठीक है जी, एग्रीगेट डिमांड जिहड़ी कर्व हैगी है, तो इस पॉइंट के उपर तुहाडी एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है और इस इक्विलिब्रियम नू असी फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब की हुंदा स्टूडेंट्स? फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इको सिचुएशन है जिथे तुहाडी एडी एएस दे इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल इंप्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट देखो इत्थे एडी ते एएस इक्वल भी है और ਉਹਦੇ सामने फुल इंप्लॉयमेंट भी है इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी वो लैवल ऑफ आउटपुट प्रिवेल कर रहा है जिस दे उपर फुल इंप्लॉयमेंट हैगी है। ठीक है जी, तो हुण डेफिशिएंट डिमांड नू दिखाउण दे लई जिहड़ी तुहाडी एग्रीगेट डिमांड कर्व आ उसनू आपां नू नीचे करना पएगा। तो देखो स्टूडेंट्स मैं नीचे कर रहा। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ी एग्रीगेट डिमांड आप नीचे करती। ठीक है जी, तो हुण आप दिखावांगे डेफिशिएंट डिमांड। तो नोटिस करना स्टूडेंट सब तो पहला फुल इंप्लॉयमेंट ते इकोनॉमी OF अमाउंट प्रोड्यूस कर सकती है
फुल इंप्लॉयमेंट ते इकोनॉमी OF आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, या तो OF बोल लो या EF। OF इज इक्वल टू क्या है EF, ठीक है, क्योंकि इतने 45 डिग्री का एंगल है इस करके, ठीक है जी। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल इंप्लॉयमेंट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस EF अमाउंट, ठीक है जी। बट जो स्टूडेंट थोड़ी डिमांड घट है तो हम देखो थोड़ी डिमांड कितने आ गई AD1, थोड़ी डिमांड कर AD तो AD1 ते आ गई, ठीक है जी। और आड़ा पॉइंट है, लेट सपोज इसनों आपां H का नाम दे देने हैं, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इकोनॉमी दे विच जिहड़ी डिमांड है दैट इज हैगी है HF, और इकोनॉमी फुल इंप्लॉयमेंट ते प्रोड्यूस कितना कर सकती है दैट इज EF। इट मीनस इकोनॉमी दे विच EH अमाउंट जिहड़ी डिमांड है वो घट है, वो उसकी कमी है, क्योंकि इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस EF बट इकोनॉमी च डिमांड कितनी है HF। इट मीनस EH अमाउंट जिहड़ी है उन्नी अमाउंट नाल इकोनॉमी च डिमांड घट है। अगर इकोनॉमी दे विच इन्नी डिमांड घट रहेगी, ठीक है, EH जिन्हों आप डेफिशिएंट डिमांड बोलना है, तो उसकी वजह करके इकोनॉमी फुल इंप्लॉयमेंट नू अटेन नहीं कर पाएगी, बिकॉज फुल इंप्लॉयमेंट नू अटेन करने दे लई इकोनॉमी दे विच डिमांड भी उन्नी ही होनी चाहिए है जिन्ना इकोनॉमी फुल इंप्लॉयमेंट ते प्रोड्यूस कर सकती है। तो हुण इकोनॉमी फुल इंप्लॉयमेंट ते प्रोड्यूस कर रही है EF, बट ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड हैगी सिर्फ HF, तो इट मीनस इन्नी डिमांड का शॉर्टफॉल आ रहा है, जिस वजह करके एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई फुल इंप्लॉयमेंट अटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हुण दिस अमाउंट इज डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इस दे इहदे कॉजेस की है, पहले तो आप और डिस्कस करिए, ठीक है जी। तो कॉजेस दे विच स्टूडेंट सब तो पहला मैं तुहानूं क्लैरीफाई करदा कि एग्रीगेट डिमांड जिहड़ी हैगी है उसदे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारे कंपोनेंट्स ने एग्रीगेट डिमांड दे, जिस तो एग्रीगेट डिमांड जिहड़ी है वो बनती हैगी है, ठीक है। इन्हां सब का सम करके तुहाडे कोल एग्रीगेट डिमांड आएगी। डेफिशिएंट डिमांड कदों आएगी जदों इकोनॉमी च डिमांड घटेगी। डिमांड इन्हां दे विचों किसी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ते नेट एक्सपोर्ट्स, ये जिहड़े 4 डिटरमिनेंट्स ने, इन्हां चों कोई भी चीज फॉल कर गई डिमांड फॉल करेगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सब तो पहला रीजन हो सकता डिक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जिहड़ा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट्स, अगर वो डिक्रीज कर जे उसकी वजह नाल भी जिहड़ी तुहाडी एग्रीगेट डिमांड वो फॉल कर सकती है। हुण प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कदों फॉल कर सकता है? ये फॉल कर सकता है जदों डिस्पोजेबल इनकम जिहड़ी है, ठीक है जी, वो फॉल कर जे। जदों डिस्पोजेबल इनकम फॉल कर जे उस वक्त तुहाडा मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल कर सकता है। या प्रोपेंसिटी टू सेव जिहड़ी है वो इनक्रीज कर दे, यानी कि लोगों की जिहड़ी सेविंग करने की टेंडेंसी है अगर वो इनक्रीज कर रही है उसकी वजह नाल भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिहड़ा हैगा वो फॉल कर सकता है। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ी डिस्पोजेबल इनकम है ये क्यों फॉल कर सकती है? ਇਹਦੇ दो कारण हो सकते हैं। या तो इकोनॉमी दे विच जिहड़े इंडिविजुअल्स ने जिहड़ी उन्हां दी परसनल इनकम हैगी है, परसनल इनकम उही फॉल कर जे, परसनल इनकम ही फॉल कर जे। या हो सकता है कि जिहड़े टैक्सेस ने वो क्या कर गए हुण इनक्रीज, अगर टैक्सेस इनक्रीज हो जाण तां भी डिस्पोजेबल इनकम जिहड़ी फॉल कर सकती है। अगर मान लो टैक्सेस इंक्रीज नहीं हो रहे, थोड़ी इनकम ही फॉल कर गई, तां भी थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम जिहड़ी है वो फॉल करेगी, ठीक है जी। सो ये रीजन हो सकते हैं डिक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे। सेकंड रीजन स्टूडेंट्स है दैट इज रिडक्शन इन
रिडक्शन और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या करे फॉल कर जे उस डिक्रीज हो जे तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो फॉल कर सकता है ड्यू टू एक तो अगर इकोनमी च जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है हाई रेट ऑफ इंटरस्ट आ तो उसके नाल जिहड़े प्रोड्यूसर्स होंदे आ वो डिस्करेज होंदे आ ठीक है क्योंकि जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट है इसमें असीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं अगर तुहाडा रेट ऑफ इंटरस्ट हाई होएगा तो कैपिटल की जिहड़ी कॉस्ट आ वो भी हाई होएगी जिस नाल जिहड़ी रिटर्न हैगी आ जिहड़ी रिटर्न आ उसके उपर एक एडवर्स इंपैक्ट पैंदा हैगा जिस वजह करके प्रोड्यूसर्स हाई रेट ऑफ इंटरस्ट की सिचुएशन च घट इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और सैकेंड जिहड़ा स्टूडेंट्स असीं कारण दे सकते हैं वो ये हो सकता कि जिहड़े मतलब प्रोड्यूसर्स होंदे ने या जिहड़े इन्वेस्टर्स ने वो जदों भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर नूं देखते हैं अगर उन्होंने फ्यूचर दे विच कुछ भी इस तरह का नज़र आ रहा है उन्होंने अच्छियां एक्सपैक्टेशंस नज़र नहीं आ रही मतलब कि उन्होंने एक पैसिमिज्म नज़र आ रहा है ठीक है जी क्लीयर पैसिमिज्म या उन्होंने इस तरह की आउटलुक नज़र आ रही है भी आने वाले टाइम च उन्होंने लग रहा है कि भी डिमांड अच्छी नहीं होने वाली ठीक है जी उन्होंने एक रिसैशन या डिप्रैशन की फीलिंग आ रही है इकोनॉमी दे विच आने वाला टाइम उन्होंने एक अच्छा टाइम नज़र नहीं आ रहा ठीक है जी तो वो जो पैसिमिज्म हैगा उसकी वजह करके भी इन्वेस्टमेंट जी आ रिड्यूस हो सकती है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये कारण हो सकते हैं जिस करके जी इन्वेस्टमेंट आ वो डिक्रीज कर सकती है थर्ड रीजन स्टूडेंट्स जिहड़ा हैगा दैट इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या इनू पब्लिक स्पेंडिंग भी बोल सकते हैं समटाइम जी गवर्नमेंट भी पब्लिक स्पेंडिंग डिक्रीज कर दी है समटाइम गवर्नमेंट थोड़ी जी हार्श पॉलिसीज अडॉप्ट कर दी है जिस नाल वो वेलफेयर स्कीम्स के उपर काफ़ी मतलब कटिंग कर दी है वेलफेयर स्कीम्स से या होर तरह की जी पब्लिक स्पेंडिंग जी पब्लिक यूटिलिटीज़ के उपर खर्चा होंदा गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट कट डाउन कर दी है तो वो वजह दे विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर रिड्यूस करेगा तो वो भी एग्रीगेट डिमांड नूं डिक्रीज कर सकता है फोर्थ रीजन स्टूडेंट्स हैगा जिहड़ा डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स अगर स्टूडेंट्स थोड़े नेट एक्सपोर्ट्स जिहड़े आ वो फॉल करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स होंगे स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स यानी कि तुसी एक्सपोर्ट दे विचों इंपोर्ट माइनस कर दो जो डिफरेंस आ दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट जी वैल्यू है अगर वो डिक्रीज करे ठीक है तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी दे विच जिहड़ी एग्रीगेट डिमांड आ वो फॉल करूगी क्योंकि अगर नेट एक्सपोर्ट इनक्रीज करते हैं तो वो इकोनॉमी च इनकम नूं इनक्रीज करते हैं अगर नेट एक्सपोर्ट फॉल करते हैं तो वो इकोनॉमी दे विच इनकम नूं डिक्रीज करते हैं ठीक है जी तो ये स्टूडेंट्स कुछ कॉजेज हैगे आ जिहदी वजह करके डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होंदी है कोई भी कारण हो सकता सारे कारण भी हो सकते हैं एंड कोई कारण ज़्यादा वेटेज वाला भी हो सकता है जिस वजह करके एग्रीगेट डिमांड जिहड़े आ वो फॉल करती हो सके ठीक है जी तो जिहड़ा डिक्रीज इन नैट एक्सपोर्ट्स आ ये भी अज की डेट दे विच काफ़ी एक अच्छा मतलब पॉइंट है अच्छा डिटरमिनेंट है जो कि एग्रीगेट डिमांड नूं इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि अज की डेट च सारियां इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज ने ग्लोबलाइजेशन दे विच सारियां इकोनॉमीज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के उपर डिपेंडेंट ने ट्रेड हो रहा बहुत ज़्यादा ठीक है तो उस दे विच ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो स्टूडेंट जिहड़ा नैट एक्सपोर्ट्स आ वो कदों डिक्रीज करता है जो थोड़े एक्सपोर्ट्स जिहड़े आ वो स्पीड नाल इनक्रीज ना करन ते थोड़े इंपोर्ट्स ज़्यादा वधन एक्सपोर्ट्स उस हिसाब नाल इनक्रीज ना करन दैन थोड़ा जिहड़ा नैट एक्सपोर्ट्स वो डिक्रीज करता है ठीक है जी उसदी बहुत सारियां वजह हो सकदियां थोड़े एक्सपोर्ट्स क्यों घट सकते हैं पहला कारण थोड़ी अगर डोमैसटिक प्रोडक्शन ही लो होएगी दैन तुसी नैचुरली एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे या सम टाइम की होंदा है कि थोड़े कोल कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज नहीं होंदी यानी कि थोड़ी जिहड़ी चीज़ की तुसी प्रोडक्शन करते हो ਉਹਦੀ क्वालिटी ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ नहीं लड़ सकता ठीक है वो भी
ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਸ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਰੀਫ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਜ਼ਸ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਤੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਟੂडेंट्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ G, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ G ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ G ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ OT। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ E ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ G ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ G ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਅੰਡਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਅੰਡਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨਸ ਹੈ, JM ਕੇਨਸ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਕੋਨਮੀ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੇਨਸ ਉਸ ਵਕਤ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AS ਨੂੰ ਕੇਨਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AS ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AS ਹੈ G ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ OF ਅਮਾਊਂਟ ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਓਨਲੀ OT। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ 100% ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ OF, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਕੋਨਮੀ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਈ, OT ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ FT ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਉਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਂਗੇ ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ OF ਤੋਂ OT ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ
ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਪਲੈਨਡ accumulation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, unplanned accumulation of inventory with producer। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਅਨਪਲੈਨਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਪਲੈਨਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਫਾਲ ਕਰਨਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੋਗੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਟ ਇਨ ਪਲੈਨਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟ ਇਨ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਮ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿਲ emerge ਇਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ emerge ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੈਪਡ ਬਾਈ low level इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो इकोनॉमी एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ते आ जाएगी। ठीक है, जिवें कि इत्थे देखो, यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज इकोनॉमी जिहड़ी है वो अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नूं, ठीक है, अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दे ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी, जिवें कि मेरी डायग्राम च फुल इंप्लॉयमेंट तो अंडर इंप्लॉयमेंट ते आ गई। तो स्टूडेंट्स ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ने जिहड़े डेफिशिएंट डिमांड दे है, और इत्थों तुहानूं एक चीज़ का अंदाजा हो गया होगा कि जिहड़ी डेफिशिएंट डिमांड वो डेंजरस आ। ठीक है, डेंजरस किवें आ, क्योंकि इस दे नाल एक जिहड़े फिनोमिना क्रिएट होणगे वो मतलब अनइंप्लॉयमेंट क्रिएट होगी, आउटपुट फॉल होगी, इनकम फॉल होगी, और इकोनॉमी जिहड़ी हैगी है वो नो डाउट नीचे वाल नूं मूव करूगी। ठीक है जी, जिस दा इकोनॉमी नूं काफ़ी लॉस हुंदा है, देश नूं काफ़ी लॉस हुंदा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वेरी सिंपल लैंग्वेज ये चीज़ एक रिसैशन सैट कर सकती है, इकोनॉमी च रिसैशन दी एक प्रेडिक्शन की जा सकती है कि रिसैशन दी एक मतलब रिसैशन वाली इकोनॉमी जा सकती है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स दे कॉन्सिक्वेंसेस जिहड़े तुहाडे सामने है, क्लीयर। तो इस तो बाद दी डिस्कशन च स्टूडेंट्स मैं तुहाडे नाल ये क्लैरीफाई करूंगा कि बई अगर डेफिशिएंट डिमांड दी प्रॉब्लम इकोनॉमी च प्रीवेल करती है तो तुसीं इस नूं किवें करैक्ट कर सकते हो, तुसीं इहनूं किवें कंट्रोल करोगे, और कंट्रोल करने लई साडे कोल किहड़े-किहड़े मैजर्स ने, तो वो मैं हुण तुहाडे नाल शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स हुण तुहाडे नाल डिस्कशन करांगे आपां मैजर्स टू करैक्ट डेफिशिएंट डिमांड, कि हाउ वी कैन कंट्रोल, ठीक है जी, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है जी, तो ये आपां डिस्कशन करांगे।
तो इत्थे स्टूडेंट्स मैं तुहानूं एक गल बिल्कुल क्लैरीफाई करदा कि एग्जाम दे विच अगर वो वर्ड रिसैशन यूज़ करन कि हाँ जी इकॉनमी रिसैशन फेस कर रही है या इकॉनमी च बहुत ज़्यादा अनएम्पलॉयमेंट की प्रॉब्लम है या डिफलेशन इकॉनमी डिफलेशन नूं फेस कर रही है, तो ये सारे स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜ਼ਰਸ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜ਼ਰਸ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਫਿਸਕਲ ਮੈਜ਼ਰਸ। ठीक है जी, ਅਸੀਂ दोनों स्टडी करांगे मॉनिटरी मैजर्स ते फिस्कल मैजर्स। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ मॉनिटरी मैजर्स आ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ मॉनिटरी पॉलिसी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मॉनिटरी पॉलिसी ਦੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਸਕਲ ਮੈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਸਕਲ ਪॉलिसी ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਸਕਲ ਪॉलिसी ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਸਕਲ ਮੈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨ ਬਰੀਫ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ, ਬਟ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਪॉलिसी क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪॉलिसी ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪॉलिसी ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪॉलिसी ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਪॉलिसी ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋ ਜਾਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ, ਔਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਵਰ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਵਰ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ
ठीक है जी, वो क्रेडिट की एक्सपेंशन करनी पऊगी, यानी कि क्रेडिट की जी अवेलेबिलिटी आ वो इनक्रीज करनी पऊगी। तो आ काम आपां करने हैं, ये किवें होणगे? नैचुरली इन्हां वास्ते आरबीआई कोले बहुत तरह के टूल्स हैगे, इंस्ट्रूमेंट्स आ, तो वो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। जिवें स्टूडेंट सब तो पहला CRR, ठीक है जी, फिर SLR, फिर स्टूडेंट्स आऊगा रेपो रेट, फिर आएगा जी रिवर्स रेपो रेट, फिर आएगा बैंक रेट, फिर आएगा जी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये ने जी सारे ਜਿਹੜੇ डिस्कस होणगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्लैरीफाई कर दे, मैं इन्होंने एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा तो एक्शन भी दसता जाऊंगा। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ CRR आ उसनों फॉल करना पेगा जी, ठीक है, CRR ਨੂੰ फॉल करना पेगा जेकर, ठीक है जी, मनी सप्लाई ते क्रेडिट की एक्सपेंशन करनी है, ठीक है, यानी कि CRR ਨੂੰ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक फॉल करेगी, RBI फॉल करेगी जेकर इकोनॉमी डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम ਨੂੰ फेस कर रही है। तो CRR का फॉल किस तरह काम करता मैं तुहानूं दसदा स्टूडेंट्स। मान लो स्टूडेंट्स तुहाडे कोल कमर्शियल बैंक्स ने, ठीक है जी, क्योंकि सारा पैसा स्टूडेंट जिहड़ा हैगा कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, कमर्शियल बैंक्स दे लोन दिंदियां ने, उहदे थ्रू साडे तक पहुंचदा, इकोनॉमी उस पैसे नाल चलदी है, ठीक है, जिहड़ा वो क्रेडिट अवेलेबल कराउंदे उस नाल बहुत सारी डिमांड पैदा होंदी है इकोनॉमी च, ठीक। जिहड़ियां स्टूडेंट्स वो कमर्शियल बैंक्स है ना, उन्हां कोले लोग पैसा जमा कराउंदे आ, मान लो उसनूं असीं डिपॉजिट्स कहने हैं, मैं डिपॉजिट्स बोलदा कि कमर्शियल बैंक्स कोले डिपॉजिट्स होंदे लोकां दे। मान लो जी वो डिपॉजिट जिहड़े हैगे 1000 दे है, जस्ट वैसे आपां सिंपल जी फिगर लै लईए 1000 दे डिपॉजिट आ, ठीक है जी। जिहड़ी CRR आ इनू सेंट्रल बैंक फिक्स कर दिया, RBI फिक्स कर दिया है। मैं सिंपल भाषा च लैके चलदा जी कि मान लो 10% है जी CRR। अगर CRR 10% है, इसका मतलब की हुंदा? इसका मतलब ये हुंदा कि स्टूडेंट्स जिहड़ी ये CRR आ ये जिन्नी परसेंटेज नू शो करेगी उन्ने परसेंट, यानी कि कमर्शियल बैंक्स नू अपने डिपॉजिट का 10%, यानी कि जो CRR आ 10% अपने डिपॉजिट्स का किस कोल जमा कराना पेगा? RBI कोले, ठीक है। तो 10% ऑफ, ठीक है, 1000 इज 100, तो 100 जिहड़ा हैगा वो किहदे कोल चला गया? RBI कोले जमा हो गया। इट इज मैंडेटरी, और इस दे ऊपर RBI कोई भी इंटरस्ट ऑफर नहीं करता, और ना ही कमर्शियल बैंक इस पैसे नू यूज कर सकदियां ने, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हुण बैंक कोले कितना पैसा रह गया? कमर्शियल बैंक कोले 900, यानी कि अगर बाकी कुछ भी कोई कंडीशन नहीं है तो इट मीन्स बैंक्स कोले 900 रुपीज अवेलेबल आ टू लैंड द मनी, ठीक है, टू गिव द लोन्स टू द पब्लिक, ठीक है, 900 रुपीज आ। हुण अगर स्टूडेंट CRR जिहड़ी फॉल की जाती है, मान लो 5% करती जाती है, 10% तो फॉल करके 5%, तो अल्टीमेटली की होगा? हुण सपोज डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक कोले 1000 आ, हुण तुहानूं सिर्फ, ठीक है जी, 5% ऑफ 1000 यानी कि ओनली 50 रुपीज यू हैव टू डिपॉजिट। तो जिहड़ा एक्स्ट्रा पैसा सी वो हुण RBI तो कमर्शियल बैंक कोले वापस आ जाएगा, यानी कि कमर्शियल बैंक्स कोले हुण कितने पैसे बचणगे? 950। सो इन दिस वे कमर्शियल बैंक्स कोले जिहड़ा पैसे की अवेलेबिलिटी है वो वध जाती है CRR दे घटण नाल, यानी कि वो CRR घटूगी तो सेंट्रल बैंक कोले जो जिन्नी CRR घटी है उस मुताबिक पैसा वापस किना कोले आ जाएगा? कमर्शियल बैंक्स कोले आ जाएगा। और इन दिस वे इकोनॉमी जिहड़ी लिक्विडिटी आ, जो इकोनॉमी दे विच फ्लो ऑफ क्रेडिट हैगा, वो फ्लो ऑफ क्रेडिट वो वधेगा, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स कोले जिहड़ी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है वो ज़्यादा है, जिस नाल ज़्यादा उन्हां कोले पावर आएगी क्रेडिट नूं क्रिएट करन दी, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दिस वे CRR फॉल की जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जिहड़ा हैगा आपां डिस्कस करना है SLR। तो स्टूडेंट्स SLR स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जिहड़ी तुहाडी SLR है इसनूं भी फॉल किया जाएगा। हुण स्टूडेंट्स मान लो तुहाडियां कमर्शियल बैंक्स ने,
ठीक है, उन्होंने कोले डिपॉजिट्स ने 1000 दे, ठीक है जी। सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया SLR डिसाइड कर दी है। SLR दी जिहड़ी परसेंटेज आ जिहड़ा प्रपोर्शन है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड कर दी है। लेट्स सपोज जिहड़ी SLR है आप सपोज कर लें कि वो 20% है। अगर SLR 20% है तो कमर्शियल बैंक लिए इसका क्या मीनिंग होएगा? इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये होएगा कि कमर्शियल बैंक्स नू अपने डिपॉजिट्स का 20% जिन्ना भी है वो लिक्विड फॉर्म च रखना पेगा, वो पैसा लिक्विड फॉर्म च रखना पेगा। लिक्विड फॉर्म मींस इन दी फॉर्म ऑफ कैश और ठीक है नियर टू कैश, मतलब कि कैश वर्गियां चीज़ों के जिवें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे विच, गोल्ड दे विच, इस तरह लिक्विड फॉर्म पैसा रखना पेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली की है कि वो पैसा जिवें हुण 20% आ, इट मीनस बैंक कोले 800 रह जाएगा अलग तो 200 रुपया उन्होंने लिक्विड फॉर्म च रख लिया। इस पैसे को कमर्शियल बैंक हुण यूज नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग लोन। अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है तो सेंट्रल बैंक की कोशिश होंगी है कि इकॉनमी च वध तो वध पैसा जिहड़ा हैगा फ्लो करे, लिक्विडिटी वधे इकॉनमी च तां जो लोग डिमांड करन, ठीक है जी। फिर सेंट्रल बैंक की कर दी है SLR नू फॉल कर दूगी। लेट सपोज 20% तो फॉल करके 10% ते ले आंदा, जो 10% ते ले आंदा तां हुण क्या होएगा, हुण 1000 दा 10% 100 हो गया, यानी कि बैंक नू लिक्विड फॉर्म सिर्फ 100 रुपीज रखने पे 900 अवेलेबल आ फॉर द मेकिंग लोन्स। इन दिस वे बैंक SLR फॉल करन दे नाल जिहड़ी बैंक दी लोन देने की कैपेसिटी आ वो इंक्रीज होगी, जिस नाल मनी सप्लाई बढ़ेगी इकॉनमी च, लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिमांड भी इंक्रीज होएगी, ठीक है जी। इस करके SLR नू भी फॉल करना पेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है रेपो रेट, ठीक है जी। रेपो रेट नू भी स्टूडेंट्स असी फॉल करांगे डेफिशिएंट डिमांड दे केस, ठीक है जी। रेपो रेट किस तरह काम करती है? तो रेपो रेट स्टूडेंट्स हुंदा की है, बिल्कुल सिंपल भाषा च आपां डिस्कशन करते हैं। कमर्शियल बैंक्स नू अगर शॉर्ट टर्म मनी की जरूरत पैंदी है, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वास्ते मनी की जरूरत पैंदी है, तो वो सेंट्रल बैंक तो उधार लै सकती है अपनी सिक्योरिटीज नू रख के, ठीक है, अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज, ठीक। तो सेंट्रल बैंक अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को लोन ऑफर कर दिंदा है, लोन दे दिंदा है, पैसा दे दिंदा उधार, उसके उपर ब्याज चार्ज करता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट इज द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय दी सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक व्हेन कमर्शियल बैंक, ठीक है जी, बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। यानी कि रेपो रेट वो ब्याज है जिहड़ा ब्याज कमर्शियल बैंक्स नू RBI नू देना पैंदा है जदों कमर्शियल बैंक्स लोन लैंदे ने RBI तो अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स रेपो रेट में आप फॉल करांगे इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि अगर जिहड़ी रेपो रेट आ वो फॉल करेगी तो कमर्शियल बैंक नू घट रेट ऑफ इंटरेस्ट ते पैसा मिलेगा किस तो? सेंट्रल बैंक तो। अल्टीमेटली है जदों रेपो रेट फॉल करेगा, ठीक है जी, उसका जो इंपैक्ट होएगा इकॉनमी दे विच वो ये होएगा कि इकॉनमी च जिहड़े इंटरेस्ट रेट्स ने वो फॉल करनगे। जदों इंटरेस्ट रेट्स फॉल करनगे उसदे नाल जिहड़ी डिमांड फॉर लोन्स है वो बहुत ज़्यादा वध जाती है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो उहदे नाल मतलब कि जिहड़े लोग ने वो ज़्यादा बाइंग करते हैं चीज़ों की ऑन लोन, क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट घट पै रहा हुंदा है, तो ये काफ़ी इकॉनमी च डिमांड नू इनकरेज करता है अगर रेपो रेट फॉल होंदी है, क्योंकि रेपो रेट का फॉल होना एक सिग्नल आ टू द मार्केट कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटणगे, ठीक है जी। सो इस करके स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करते हैं, रेपो रेट फॉल कर दी है, तो जी EMI होंदी आ, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिहड़ियां चीज़ां आपां लोन ते लैने आ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ EMI, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਘਟੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਲਾਈਕ। ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਨ ਟੂ ਪਬਲਿਕ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ RBI ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ, RBI ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਆਪਣਾ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸਾ RBI ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ RBI ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਉਹ 7% ਆ। ਜੇ 7% ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਫਾਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 5% ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ RBI ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ RBI ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੋਨ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਫॉर द ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ देयर ਮਨੀ ਵਿਦ RBI, ਬਿਕੋਜ਼ RBI ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ RBI ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਆ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ RBI ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। देखो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आप OMOs कहने हैं। बेसिकली ये क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है जी। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज ਨੂੰ, सिक्योरिटीज ਕਿਹੜੀਆਂ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय और सेल कर दी है। और जदों डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है
ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਇੰਗ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਬਾਇੰਗ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਏ ਆਰਬੀਆਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ C1 C2 C3 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇਸ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਬਾਏ ਕਰੂਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰੂਗੀ ਆਰਬੀਆਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਏ ਕਰੂਗੀ ਆਰਬੀਆਈ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇਗਾ, ਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ 10 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ 40 ਕਰੋੜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ क्षमता ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, है ना। वो लोन ज़्यादा दे सकते हैं, जिस करके क्रेडिट की क्रिएशन होगी, क्रेडिट एक्सपैंड होगा और डेफिशिएंट डिमांड जी है वो दूर होएगी, क्योंकि क्रेडिट एक्सपेंशन के नाल डिमांड बढ़ना शुरू कर दी है। ठीक है जी, तो ये सी स्टूडेंट्स थोड़े सामने क्वांटिटेटिव मैजर्स। हुण क्वालिटेटिव दे विच आपां डिस्कस करांगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स जिहड़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट आ की किया जाऊगा जी, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मार्जिन रिक्वायरमेंट नू डिक्रीज किया जाऊगा। ठीक है जी, मार्जिन रिक्वायरमेंट हुंदा की है, मार्जिन की हुंदा स्टूडेंट्स, सब तो पहला आप सीखिए व्हाट इज मार्जिन। मार्जिन स्टूडेंट्स क्या है कि जेडी थोड़ी कोलेटरल वैल्यू है, यानी कि वैल्यू ऑफ कोलेटरल माइनस लोन सैंक्शनड, जिन्ना लोन मंजूर होया, मान लो कोलेटरल रखा तुसी वो 1 लाख दा, लोन सैंक्शन होया स्टूडेंट्स 80,000 का, इट मीनस मार्जिन कितना रखा गया 20,000। ये मार्जिन है, यानी कि 20,000 इन केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट कम्स टू 20%। ठीक है, 20% मार्जिन। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आ मार्जिन है उन्होंने की करना चाहिए, उन्होंने डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जो मार्जिन डिक्रीज हो गया, लाइक पहला 20% सी, हुण सपोज 10% हो गया, तो हुण क्या होएगा। ठीक है जी, तो यू कैन गेट 90,000 लोन, क्योंकि हुण मार्जिन आप घटाता, पहला मार्जिन 20,000 का सी, हुण 10,000 करता। इट मीन जिन्ना मार्जिन घटेगा यू कैन गेट मोर लोन। ठीक है, ऑन द कोलेटरल जिहड़ी तुसीं दित्ती हुई है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स मार्जिन बेसिकली कोलेटरल वैल्यू का वो पार्ट आ जो बैंक अपने कोले एज आ सिक्योर मतलब इस करके रखती है, क्योंकि बैंक नूं एक जिहड़ी कोलेटरल आ उह च एक रिस्क आ, उहदा प्राइस भी अप डाउन कर सकता है। बैंक नूं कल तुसीं लोन मुकर जाओ तो बैंक नूं कुछ खर्चे भी पैणगे, तो एक सेफ्टी अमाउंट अपने कोल रखना चाहता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है जी, वो मार्जिन नूं भी चेंज करके आपां क्रेडिट दे फ्लो नूं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड मार्जिन नूं घटाया जा सकता है। ठीक है, मार्जिन घटाउण दे नाल की होगा, कोलेटरल वैल्यू ते यू कैन गेट मोर लोन, वैन यू गेट मोर लोन तुसीं फिर पैसा ज़्यादा होएगा तुहाडे कोले, यू कैन ठीक है जी इंक्रीज योर डिमांड। ठीक है, तो यह चीज़ है। तो स्टूडेंट्स हम आप पहुंचांगे फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स फिस्कल पॉलिसी ते फिस्कल मैजर्स आप डिस्कस करांगे। सब तो पहला स्टूडेंट जिहड़े फिस्कल मैजर्स ने, फिस्कल मैजर्स दे विच आप डिस्कशन करांगे। ठीक है जी, टैक्सेस दी,
ठीक है जी, डन। डिस्कशन होएगी स्टूडेंट्स पब्लिक स्पेंडिंग दी, ठीक है। डिस्कशन होएगी स्टूडेंट्स पब्लिक डेट दी और डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो स्टूडेंट मेन तो है टैक्सेस ते पब्लिक स्पेंडिंग, बट आप पब्लिक डेट डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्हां दा भी जिक्र करांगे। सब तो पहला स्टूडेंट्स व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक वो एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आ जिस एक्शन दे नाल वो अपने रेवन्यू ते एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स दे विच चेंजेस करते आ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है जी। तो जी इकोनॉमी है ਉਹਦੀ ग्रोथ होए, ਉਹ 'ਚ स्टेबिलिटी बनी रहे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी ये मोटिव होंदा, ठीक है। इकोनॉमी 'ਚ फुल इंप्लॉयमेंट का लैवल अटेन किया जा सके, सारे मोटिव होंदे आ और उन्होंने अचीव करने वास्ते टाइम टू टाइम, ठीक है जी, इकोनॉमी 'ਚ टैक्सेस पब्लिक स्पेंडिंग इन्हां 'ਚ इनक्रीज और डिक्रीज की जाती है, वो फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है जी। तो हुण आपां वन बाय वन डिस्कस करांगे कि साडी सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड दी है। डेफिशिएंट डिमांड स्टूडेंट्स जिवें कि तुहानूं पता है डिमांड घट है ना, डिमांड घट है, रिसैशन भी कहा जा सकता है सम टाइम, क्योंकि रिसैशन भी डिमांड घट होंदी है। जिवें तुसीं सब ने नोटिस किया हो कोविड-19 भी डिमांड बहुत डाउन चली गई सी, है ना, ड्यू टू लॉकडाउन जिहड़े बिजनेस सीगे, डिमांड सी, लोकां दीयां जॉब्स चली गईयां, तो इकोनॉमी मतलब डाउन चली गई। तो इकोनॉमी नूं एक इस तरह का पुश देने वास्ते, इकोनॉमी ने उस रिसैशन तो बाहर कढ़ने वास्ते फिस्कल मैजर्स काफ़ी इफेक्टिव होंगे ने, तो आप डिस्कस करते हैं जी। सब तो पहला स्टूडेंट्स आप टैक्स की गल करांगे। टैक्सेस, तो टैक्सेस नूं की करना चाहिए, टैक्सेस नूं आप डिक्रीज करांगे। डिक्रीज जदों स्टूडेंट्स टैक्सेस डिक्रीज होंगे आ, डायरैक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरैक्ट टैक्सेस, डायरैक्ट टैक्सेस के डिक्रीज होने नाल जिहड़ी डिस्पोजेबल इनकम है ना, डिस्पोजेबल इनकम वो इनक्रीज करूगी। जो डिस्पोजेबल इनकम इनक्रीज करूगी टैक्स दे डिक्रीज करने नाल इकोनॉमी डिमांड जिहड़ी है वो वधेगी, ठीक है जी। इन दिस वे जिहड़े टैक्सेस ने वो डिमांड नूं इनक्रीज कर सकते हैं, डिस्पोजेबल इनकम नूं इनक्रीज करके। तो टैक्सेस नूं आपां की करांगे, टैक्सेस नूं डिक्रीज करांगे, डिस्पोजेबल इनकम उहदे नाल इनक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये भी क्लैरीफाई करना कि डिस्पोजेबल इनकम हुंदी की आ, कई बच्चों को नहीं पता हुंदा कि यार डिस्पोजेबल इनकम क्या हुंदी है। तो स्टूडेंट जो पैसा आपां अर्न करते हैं उस चों सरकार नूं आपां टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो सपोज जी 1 लाख अर्न किया, वो चो 10,000 सरकार नूं मैं टैक्स पे करता, तो आफ्टर पेइंग टैक्स जो मेरे को बाकी बच गया दैट इज माई डिस्पोजेबल इनकम। हुण जे सरकार मैनूं टैक्स घटा दे, सरकार कहे कि बई तैनूं तां सिर्फ टैक्स 2,000 ही देना पेगा, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी, 98 होगी। 8,000 दे नाल मेरी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली इस इनकम दे नाल मैं ज्यादा डिमांड कर पाऊंगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट दूसरा जिहड़ा है वो है थोड़े कोले पब्लिक स्पेंडिंग। जिहड़ी पब्लिक स्पेंडिंग है इसनूं इनक्रीज किया जाएगा। पब्लिक स्पेंडिंग नूं जिहड़ी थोड़ी पब्लिक स्पेंडिंग है इसनूं आपां इनक्रीज करांगे। इनक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग इनक्रीज होने नाल स्टूडेंट्स जिहड़ी इकोनॉमी है उसके विच डिमांड वधेगी। वो किवें वधदी है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू वधदी है, क्योंकि आ चीज हुंदी है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी, ठीक है, क्लियर। तो मल्टीप्लायर जिहड़ा हुंदा ना उस दे थ्रू, क्योंकि मल्टीप्लायर जिहड़ी पॉजिटिव वर्किंग है, जिहड़ी फॉरवर्ड वर्किंग है, वो थ्रू इकोनॉमी च इनकम मैनी टाइम्स इंक्रीज करेगी और जिस दे नाल पब्लिक स्पेंडिंग सॉरी जिहड़ी इनकम है इकोनॉमी च वो एक्सपैंड करेगी, डिमांड भी इंक्रीज करेगी, ठीक है जी। तो ये थोड़ा जिहड़ा मल्टीप्लायर है इस तरह काम करता है, ठीक है जी। ओके, क्लीयर हो गया स्टूडेंट्स। ये हुण देखो पब्लिक स्पेंडिंग नाल की हुंदा है, जे आपां सिंपल लैंग्वेज देखिए, सरकार पैसा खर्चा करेगी, अपना खर्चा बढ़ा देगी, अल्टीमेटली उस खर्चे नाल की होएगा, पब्लिक दी
वो खर्चा किसी ना किसी की आमदन तो बनेगा ना। सरकार जो खर्चा कर रही है किसी ना किसी को पहुंचेगा। जो सरकार वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर दी है, ठीक है जी, वो उपर मान लो सपोज 70,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपया स्पेंड कर दी है, मान लो पर ईयर स्पेंड कर दी। वो पैसा 50,000 करोड़ या 70,000 करोड़ कितने जाएगा? लोगों को ही आएगा, ठीक है जी, लोगों को ही आएगा। तो इकॉनमी च उन्ना पैसा एकदम तो आएगा तो डिमांड तो क्रिएट करेगा ना। बाकी वो डिमांड जी आ उस जे मान लो गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ रुपया स्पेंड किया पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स से, जो पब्लिक को आएगा पैसा, तो वो डिमांड उस तो भी ज़्यादा क्रिएट करता है। वो क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ जोड़ा है वो मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाऊगा मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू, ठीक है जी। वो मल्टीप्लायर कितना काम करेगा वो डिपेंड करेगा थोड़ी MPC ते। उसका फार्मूला होंगे सारे बच्चे जानते हैं, स्टूडेंट्स तुसी सबनों पता ही है। आ फार्मूले च हायर दी वैल्यू ऑफ MPC मोर विल बी दी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो उस हिसाब नाल पब्लिक स्पेंडिंग जी आ जिन्नी तुसी इंक्रीज करोगे मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू इकॉनमी जी इनकम आ इस तरह इंक्रीज होएगी। आ थोड़ी इनकम है, इनकम दी इंक्रीज है जिन्ना, दिस इज द पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है। पब्लिक स्पेंडिंग इसका के टाइम, के मीनस मल्टीप्लायर, जो वैल्यू इत्थों आएगी तो जिन्नी तुसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करोगे वह के टाइम इकॉनमी च इनकम इंक्रीज होएगी एंड इनकम डिमांड को इंक्रीज करेगी, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स तुसी टैक्सेस बारे पढ़ लिया, पब्लिक स्पेंडिंग बारे पढ़ लिया। हुण आपां पहुंचते हैं पब्लिक डेट ते, ठीक है जी। पब्लिक डेट तो स्टूडेंट जो पब्लिक डेट हुंदा है जो सरकार पब्लिक तो पैसा उधार लैंदी है। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड पब्लिक डेट अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि जे पब्लिक डेट ले लिया तो जनता का पैसा फिर सरकार को ले रही है, जनता को फिर पैसे की कमी हो जाएगी, डिमांड फिर घटने की चांसेस होंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल 1930 के ग्रेट डिप्रैशन दे विच इकॉनमी नू वर्ल्ड इकॉनमी जी खास तौर पर अमेरिका की इकॉनमी सी उन्होंने ग्रेट डिप्रैशन तो बाहर कढ़ने दे विच इस डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा रोल सी। डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिसिट बजट नाल रिलेट करती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग जी आ इनू करना चाहिए, इसलिए यस है, इसनों अवॉइड नहीं करना चाहिए। यस तुसी डेफिसिट फाइनेंसिंग की हेल्प ले सकते हो, यानी कि सरकार डेफिसिट बजट बना के इकॉनमी नू रिसैशन तो या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम तो बाहर कढ़ सकती है। डेफिसिट बजट क्या होता है? जो गवर्नमेंट ज़्यादा मतलब अपनी स्पेंडिंग करती है, अपनी स्पेंडिंग गवर्नमेंट की ज़्यादा होंगी है बट गवर्नमेंट को उन्ना रेवन्यू जनरेट होने की एक्सपैक्टेशन नहीं होंगी, ठीक है जी। फिर जो शॉर्टफॉल है वो गवर्नमेंट लोन लैंदी है सेंट्रल बैंक तो, और सेंट्रल बैंक नवी करंसी इशू कर दी है जिन्हें का लोन होंदा है, उन्हां नाल इकॉनमी च मनी सप्लाई वध जाती है और अल्टीमेटली डिमांड बढ़ती है। सो इस करके डेफिसिट फाइनेंसिंग की जी हेल्प है वो ली जा सकती है। तो स्टूडेंट्स इन्हां ते मैं डिस्कशन घट ही करूँगा क्योंकि ये आपां नूं इन्ना ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए। इन्हां ते आपां अलग तो जिहड़ियां हर क्लासेस आ उहदे लई जिहड़ियां वीडियोज़ बनावांगे उत्थे डिस्कशन करांगे। फॉर द टाइम बीइंग स्टूडेंट्स तुहाडे लई ये फिजिकल मैजर्स जिहड़े ने ये सारे मैं डिस्कस कीते है। हल्की जी एक चीज़ तुहानूं दसदा, मॉनेटरी पॉलिसी दे विच स्टूडेंट्स एक असी बनाई सी कैटेगरी चीप मॉनेटरी पॉलिसी ते डियर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो जी तुसी डेफिशिएंट डिमांड के केस यूज करोगे वो चीप मॉनेटरी पॉलिसी यूज करोगे। चीप मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी जो कि रेट ऑफ इंटरस्ट नू घटाए, ठीक है जी, क्रेडिट नू एक्सपैंड करने च हेल्प करे, ठीक है जी, वो हुंदा। तो हुण स्टूडेंट्स एक हल्की जी डिस्कशन रह गई कि डिफ्लेशनरी गैप की है। ये सारी डायग्राम स्टूडेंट्स थोड़े सामने मैं तुहानूं समझाई, ठीक है जी। तो हुण डिफ्लेशनरी गैप इज नथिंग, ये डेफिशिएंट डिमांड नहीं बोलते हैं बट डिफ्लेशनरी गैप एक मॉनेटरी, ठीक है, यूनिट्स के विच एक्सप्रैस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो
फुल इंप्लॉयमेंट के तौर पर जिथे इकॉनमी का फुल इंप्लॉयमेंट है, इकॉनमी कैन प्रोड्यूस, फुल इंप्लॉयमेंट इकॉनमी कैन प्रोड्यूस 2000 करोड़, इकॉनमी 2000 करोड़ दियां वर्थ दियां गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है। बट इकॉनमी जी डिमांड है, जी डिमांड है वो सिर्फ जी 1600 करोड़ दी है। इट मीन्स 400 करोड़ दी जी प्रोडक्शन वो ज्यादा है पर डिमांड उन्नी नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स डिमांड घट होए प्रोडक्शन ज्यादा होए तो उत्थे प्राइसिस फॉल करते हैं, ठीक है जी। तो प्राइसिस जिहड़े फॉल करनगे। हुण इत्थे जे आपां नोटिस करिए तो 400 का गैप आ, तो 400 के मैगनीट्यूड नाल जिहड़ा प्राइस आ वो फॉल करूगा, ठीक है जी, या टेंडेंसी होएगी फॉल करन दी। दैट मैजर दैट गैप जिहड़ा कि इसनूं दसदा है कि डिमांड जी इन्नी है, सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू इन्नी है, तो उसनूं असीं क्या बोलते हैं जी, डिफलेशनरी गैप, ठीक है जी। तो हुण जे आपां सिंपल बोलना होए तो स्टूडेंट्स इस तरह बोलिया जा सकता है कि डिफलेशनरी गैप इज द शॉर्टफॉल ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर अवेलेबल आउटपुट। सो दिस इज द अवेलेबल आउटपुट, दिस इज द एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। शॉर्टफॉल कितना है 400 का, जिन्हों आप डिफलेशनरी गैप बोल सकते हैं। इतने हल्की स्टूडेंट्स एक चीज होर सुना क्लैरीफाई करनी है, सुन दस दिए कि डायग्राम जी है इस तरह भी बनाई जा सकती है और इस तरह भी बनाई जा सकती है, ठीक है। वो कुछ बच्चों को कई बार बुक्स के विच ये हुंदा है कि असी इस तरह ही डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो जिमें भी चाहण कर सकते हैं। इत्थे स्टूडेंट्स इनकम, ठीक है, तो आउटपुट लिख लियो, इस साइड सी ते आई। इस डायग्राम दे स्टूडेंट जी सप्लाई है वो बिल्कुल इस तरह ही जाएगी, बस 45 डिग्री के एंगल पे। लेट सपोज दिस इज एग्रीगेट डिमांड और दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। ये फुल एम्प्लॉयमेंट हैगा जी। हुण डिमांड डाउन आ गई, ठीक है जी, कितनी डाउन आ गई एनी, ठीक है जी, एनी। दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है जी। और इस नाल होएगा कि इकोनॉमी इस पोजीशन तो स्लिप करके इस पोजीशन ते आ जाएगी, इस पोजीशन ते, क्लियर। हुण स्टूडेंट्स सवाल ये है कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि हाँ जी इससे उस की फर्क है। स्टूडेंट्स से नॉमिनल टर्म्स चा वो रियल टर्म्स सी डायग्राम से रियल आउटपुट शो की थे, नॉमिनल आउटपुट शो की है, ठीक है जी। बस आही फर्क है। होप सो सोनू स्टूडेंट्स ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। ये तुहाडा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिहड़ा सारा कवर हो चुका है, ठीक है जी। तो सारे आप मीनिंग, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसिस, मॉनिटरी, फिजिकल मैजर जिहड़े हैगे ने वो कवर किए हैं। होप सो सोनू लेक्चर जिहड़ा वो अंडरस्टैंड होएगा। अगर अंडरस्टैंड होंदा तो स्टूडेंट सानू अगर सोनू कोई इस तो होर इंप्रूवमेंट दी साडे तो डिमांड है तो वो जरूर दस्सिओ। थैंक यू जी।